खबर दिन भर के एपिसोड 1 में आप सब लोगों का स्वागत है थैरिया आईएएस यूट्यूब चैनल पे। और ये करंट अफेयर्स का हमारा पहला सेगमेंट है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 अगस्त का। इसमें सारे न्यूज़ जो भी मतलब कि आया होगा जहाँ से भी, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, किसी भी सेगमेंट से हो, स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स ऑनर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी ज्योग्राफी हो, हर एक सेक्शन से सारी की सारी खबरें जो है हम लेकर के आएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी उसमें कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हो, कोई भी फैक्चुअल डेटा हो, किसी भी स्टेट एग्जाम को लेके, रेलवे को लेके, हर एक एग्जाम को हम यहाँ पे कवर करें। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, क्लैट, स्टैटिक जीके भी कवर किया जाएगा। तो इस बार मतलब हम यहाँ से आज से ही हम लोग ये शुरू कर रहे हैं इस सेगमेंट को। और डेली बेसिस पे, भले थोड़ा डिले हो जाए बट डेली बेसिस पे हम लोग कोशिश करेंगे वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। और करंट अफेयर्स का इस सेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट विल वी कवर। यहाँ पे कोट ऑफ द डे होगा, करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड होगा, स्टैटिक जीके होगा। आप देखिए तो यूपी पीसीएस, बीपीएससी करंट अफेयर्स होंगे, डेली न्यूज एनालिसिस होगा, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी करंट अफेयर्स, ये सारे के जो भी फैक्चुअल करंट अफेयर्स होंगे, वन लाइनर्स होंगे, वो सब होंगे। बैंकिंग से भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, रेलवेज के भी होंगे, क्लैट करंट अफेयर्स, सारा। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स में कुछ इंपॉर्टेंट, द हिंदू के एडिटोरियल्स कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो भी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए और भी सारे वन लाइनर्स वो सारे के सारे होंगे, मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, स्टैटिक जीके भी होगा। तो सारे सेगमेंट्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और हम लोग और फोकस कैसे करना है कि कैसे किस तरीके से टॉपिक्स को हम सेग्रीगेट करें, डिवाइड करें कि पढ़ना कैसे है। प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ लेंगे, टर्म्स एंड पर्सन्स इन न्यूज़ पढ़ लेंगे, अपॉइंटमेंट्स पढ़ लेंगे, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पढ़ लेंगे, कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बिल्स, स्कीम्स एंड पॉलिसीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स पढ़ेंगे, एमओयूज जो साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड अग्रीमेंट्स, ये पढ़ेंगे। नेशनल, इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ेंगे, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, मेडिसिन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और मैपिंग। ये सारे सेगमेंट्स है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। और हम लोग आज ये पहली वीडियो है इस चैनल पे। और ये प्रयास रहेगा कि कोई भी टॉपिक जो भी हम लोग शुरू करें, उस टॉपिक में अगर कुछ भी अगर कॉन्सेप्चुअल हो या फैक्चुअल हो, सबको प्रॉपरली कवर किया जाए। ये ना हो कि बस उस टॉपिक के बारे में थोड़ा मोड़ा बताया और हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए, हमारे करंट अफेयर्स सेगमेंट खबर दिन भर, जिसका नाम खबर दिन भर है, उसका पहले एपिसोड हम लोग जो है शुरू करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है कोट एंड वर्ड ऑफ द डे एंड प्लेसेस इन न्यूज। पहला कोट ऑफ द डे है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। और ये कहा था वॉल्टेयर ने। कॉमन सेंस जो होता है, जैसे कहते हैं कि कॉमन सेंस लगाना चाहिए, बट नाउ आज की दुनिया हो, उसमें कॉमन सेंस भी उतना कॉमन नहीं है कि हर कोई लगा पाए। वर्ड ऑफ द डे है प्रीन, PREEN, प्रीन। और प्रीन का मतलब होता है टू मेक वंस अपीयरेंस नीट एंड टाइडी, साफ सुथरे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना। प्लेसेस इन न्यूज, हम समाचारों में आज की कौन सी जगह खबरों में है, तो वो है जेदा, JEDDA। जेदा क्या है, क्यों खबर में है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि यूक्रेन पीस टॉक्स जो हैं वो जेदा में हुए। जेदा कहाँ है, सऊदी अरेबिया में है। और 5 और 6 अगस्त को पीस टॉक्स हुए थे। 30 कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से अजीत डोभाल सर जी गए थे। और सोचने की बात आप ये समझ लीजिए कि रशिया, जो कि आप देखिए कि यूक्रेन की लड़ाई जो रशिया से मतलब की लड़ाई हो रही, रशिया यूक्रेन की, उसमें रशिया को ही इन्वाइट नहीं किया गया था। जेदा आप ध्यान से देखिए, अगर आप मैप पे देखिए तो ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ देखिए ये ईरान है। और देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो ये जो आप गल्फ देखते हैं, ये जो आप पानी का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। और सऊदी अरेबिया के इस साइड, वेस्ट साइड आप देखिएगा तो इजिप्ट, सूडान और इट्रिया, इससे जो बाउंड्री जो हमारा समुद्र लगता है वो होता है रेड सी। इसी रेड सी के पास है जेदा, ठीक है। और क्लोज टू रेड सी है। और इसको इसको अभी हाल फिलहाल में बेटा वर्ल्ड सिटी भी कहा गया है। और इसको बेटा वर्ल्ड सिटी बोला गया है GAWC द्वारा, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड सिटीज स्टडी ग्रुप एंड नेटवर्क के द्वारा।
दूसरा जो जगह है जो कि न्यूज में वो है आराश डोरा गैस फील्ड। अराश डोरा गैस फील्ड, अब यहाँ पे यहीं यहीं कहीं आप देखिएगा कि अराश डोरा गैस फील्ड में ईरान ने जो है उसने ईरान ने सवाल खड़े किए हैं। कुवैत और सऊदी अरेबिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि हम इस अराश डोरा गैस फील्ड को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ये इस यहाँ कहीं पर्शियन गल्फ में आप देखिएगा तो ये सऊदी अरेबिया कुवैत, तो ये यहाँ देखिए ईरान, तो इस बीच में पर्शियन गल्फ है। यहीं कहीं अराश दोरा गैस फील्ड है। इट इज एन ऑफशोर गैस फील्ड। ऑफशोर वर्ड बहुत बार आता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है यार ये ऑफशोर क्या होता है। देखिए शोर का मतलब क्या है, किनारा, वहां मतलब वो जगह जहां पे जमीन और समुंदर मिलते हैं, जमीन खत्म समुंदर शुरू, तो दैट इज किनारा, उसको कहते हैं शोर। और ऑफ का मतलब है दूर, ऑफ शोर मतलब वो चीज जो किनारे से दूर हो। ठीक है, तो ये जो ऑयल फील्ड है ये तो अमूमन यहाँ पे ऑयल फील्ड जो है वो समुंदर में ही यूजुअली हम देखते हैं। तो समुंदर में इसका मतलब ये हुआ कि किनारे पे ये नहीं पाया जाएगा। ये जो गैस फील्ड है ये किनारे से एकदम दूर दूर कहीं बीचों बीच समुंदर में पाया जाएगा। इसीलिए ऑफ शोर का मतलब होता है किनारे, समुद्र के किनारे से दूर, इसको हम कहते हैं ऑफशोर गैस फील्ड। ठीक है, और पर्शियन गल्फ में है, और जिसको हम लोग अराश कहते हैं ईरान में, और दोरा कहते हैं कुवैत और सऊदी अरेबिया में। तीसरी खबर है वो है रिवर देविका के बारे में। ओरिजिन कहाँ है, शुद्ध महादेव टेम्पल इन उधमपुर। उधमपुर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जो नदी है रिवर देविका, ये नदी मिलती है हमारी रावी रिवर के साथ मिल जाती है। और हिंदुओं में बहुत ज्यादा मतलब कि ये पूजनीय नदी है। इसको हम लोग गंगा जी, गंगा माता की बहन भी कहते हैं, सिस्टर ऑफ रिवर गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और ध्यान से याद रखिए कि रिवर देविका प्रोजेक्ट को सरकार ने शुरू किया था 2019 में, और किसके अंडर में, एनआरसीपी मतलब नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। उधमपुर का दूसरा नाम जो है वो है देविका नगरी, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, टर्म्स एंड पर्सन इन न्यूज का दूसरा खबर है। आजकल एक बहुत टर्म कॉमन आ रहा है वो है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग का मतलब होता है इट इज अ साइबर अटैक वेयर पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इज यूज्ड। मतलब जैसे कि जब हम लोग मान लीजिए कहीं मतलब घूमने गए या किसी पब्लिक प्लेस में हम गए, और आप देखते हैं ना कि किसी पब्लिक पब्लिक प्लेस जहाँ बहुत सारी भीड़ है वहां पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट लगे रहते हैं बहुत सारे, का अपना मोबाइल इसमें खड़े होकर चार्ज कर लीजिए। उसी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट में क्या होता है कि एक तरीके से जब आप यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जब आप लगाते हैं अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो जैसे ही आप लगाएंगे ना यूएसबी चार्जिंग पोर्ट को, तो आपके मोबाइल के डेटा को चोरी करने के लिए उसमें मतलब कि उस पोर्ट के थ्रू एक मैलवेयर जो है वो आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसको मतलब साइबर अटैक, जिसको, और साइबर अटैक से आपके डेटा को चोरी कर लिया जाता है। तो इस पूरे टर्म को कहते हैं जूस जैकिंग। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट वाले स्लाइड में राजीव गौबा जो है टू बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी। लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब कि टिल डेट, मतलब कि अब राजीव गौबा सर जो हैं वो हमारे भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका जो टेन्योर है 30 अगस्त 2023 से एक साल और बढ़ा दिया है। और ये कैसे कर पाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये डिसीजन कौन लेता है, ये डिसीजन लेता है एसीसी मतलब अपॉइंटमेंट्स कमिटी, एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट कमिटी। और ये सरकार कर कैसे पाती है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए एक पावर है। सरकार यूज करती है रूल 56D ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में कितने सर्विसेज आते हैं, तीन। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ध्यान रखिए तीन सर्विसेज आते हैं इसमें। और इसमें ऑल इंडिया रूल 56D ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1958, और उसके थ्रू इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया इनके, ये है हमारे राजीव गौबा सर, इनके जो उनका टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। हुन मैनेट को न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया है कंबोडिया का, ये हुन मैनेट है, और कंबोडिया के नए पीएम इनको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, धीरे धीरे जब हम और भी खबरें लेते आएंगे, जब हम धीरे धीरे नेक्स्ट अगले अगले दिन, उसके अगले दिन की सारी खबर जब हम कवर करते रहेंगे, तो धीरे धीरे कोई भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आते रहेगा तो हम इसमें मेंशन जरूर करेंगे। तो कृपया हमारे साथ बने रहें। कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस में भी कोई भी कमिटी रिकमेंडेशंस की बात आएगी तो हम उसको जरूर यहाँ पे ऐड करेंगे, और इस पे बात आगे चर्चा की जाएगी। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स, अब देखिए कि इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स में सरकार मतलब क्या क्या लाई है। पहला है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस सतत। सतत क्या है और ये सब क्या कहा जा रहा है, एक बात समझिए। हुआ हुआ क्या है यहाँ पे कि हम लोग जैसे कि हम लोग पहले तो अब जैसे कि जो गाड़ी घोड़े जो गाड़ी है, आपका ऑटो व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, बाइक है, कार है, इसमें हम डीजल पेट्रोल मतलब कि भराते हैं और इससे हमारी गाड़ियां चलती हैं। इसके साथ साथ इसका एक अल्टरनेटिव है जिसको हम कहते हैं
सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी हम उसको यूज करते हैं और उससे गाड़ियां चलती हैं। ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ना, कंप्रेस्ड बायोगैस, हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, भारत में तो सोर्स है नहीं इसका, तो कभी यूक्रेन से, दूसरे कंट्री से हम सीएनजी को मंगाते हैं और उस पर बहुत सारा हमें टैक्स भी देना पड़ता है और उसको हम यूज करते हैं अपने देश में। तो इसके लिए प्लान बनाया गया कि क्यों ना हम सीएनजी की जगह पे जो है कंप्रेस्ड बायोगैस का यूज करें। बायोगैस क्या है? बायोगैस एक एक तरीके से मान लीजिए कि बायोगैस जो है, जब एक प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि एनएरोबिक का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज ना हो, ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, तो वेस्ट हो गया, बायोमास सोर्स जैसे कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, जो कैटल का डंग हो गया, जैसे काउ जैसे जो कैटल काउ का जो काउ जैसे जो उसका डंग हो गया काउ का, फिर शुगर केन का जो प्रेस मड हो गया, फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे कि जो हम लोग जो गाड़ी आती है कूड़े वाली, उसमें अपना कूड़ा फेंकते हैं, वो जाके कहीं मतलब कि लिटर करती थी, दिल्ली में तो बहुत सारे पहाड़ भी हैं कूड़े के, तो वो सारा जो डंपिंग यार्ड होता है वहां पे जब ये जो हम लोग अपने कूड़ा फेंकते हैं तो उसको कहते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, जो सीवेज मतलब कि ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं गंदे पानी का या गंदे कूड़े कचड़े का, उसका जो प्लांट वेस्ट है वहां पे ये सारी चीजें इकट्ठा होती हैं। तो इन सब में से जब इन सबको हम डिकम्पोज करते हैं, बिना ऑक्सीजन के जब ये सब चीजें डिकम्पोज होती हैं तो बायोगैस बनता है और ये नेचुरली बनता है। ठीक है, जब लेकिन तो ये बन गया, मान लीजिए ये बन गया, इसके बाद इसको हम ले आएंगे, स्टोर कर लेंगे और इसको प्यूरिफाई कर देंगे। जब हम प्यूरिफाई करके इसको हम कंप्रेस कर देंगे, जब हम बायोगैस को प्यूरिफाई करके कंप्रेस कर देंगे तो वो कंप्रेस बायोगैस बन जाएगा, सीबीजी बन जाएगा। ठीक है, समझने की बात ये भी है कि इसमें जो मीथेन कंटेंट है, प्योर मीथेन कंटेंट, वो 90% से ज्यादा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 4% है। तो इसके इसके कारण क्या हो जाता है कि जो हम कंप्रेस नेचुरल गैस यूक्रेन, रशिया, जहां से भी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो इसका जो ये जो हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो एनर्जी पोटेंशियल, जिससे गाड़ियां चल सकती हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं, वो लगभग लगभग सिमिलर है सीएनजी की तरह। तो इसीलिए सीएनजी के जगह पे हम कंप्रेस्ड बायोगैस को यूज कर सकते हैं और अपनी जो डिपेंडेंसी है, जो कि हम निर्भर हो गए हैं दूसरे कंट्रीज पे कि दूसरा कंट्री सीएनजी देगा तो हम यूज करेंगे, उसको हम कम कर सकते हैं। यही एक बात है सीबीजी, इसीलिए सीबीजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में इतना पॉपुलेशन है और इतना कूड़ा, इतना ये काऊ डंग या शुगर के लिए सबसे ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसका प्रेस मड, फिर आपका जो एग्रीकल्चरल, इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है हमारे पास, उसका रेसिड्यू, ये इतना ज्यादा है कि इससे जो हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाएगा और हम अपनी डिपेंडेंसी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से कम कर पाएंगे। ठीक है, एक तो ये समझ लीजिए। और इसका फायदा क्या है? रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिडक्शन इन कार्बन इमिशंस एंड पोल्यूशन, आप कार्बन इमिशन पोल्यूशन भी कम कर देंगे इससे। फिर उसके बाद फार्मर्स जो हैं, जब वो आपका शुगर फ्रेश मड बेचेंगे, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, वो सब वो सेल करेंगे, वो सब उसको यूज करने के लिए देंगे, तो उनको एडिशनल रेवेन्यू और अलग से पैसे भी मिलेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो कंप्रेस बायोगैस के जो मतलब कि आप समझिए तो जो प्लांट सेटअप होंगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा, रूरल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट भी आगे बढ़ेगी। उसके बाद आप देखिए कि जो हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लोग भी निर्भर हैं, हम लोग भी सोच के बैठे हैं क्लाइमेट चेंज को सही करना है, उसको रोकना है, तो उसमें भी ये काम आएगा। ठीक, और जिस तरीके से हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इतना इतना टैक्स देना पड़ता है, इंपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, कि हमारा मतलब कि अच्छा खासा जीडीपी का पैसा वहां चला जाता है, उस पे हमारा जो निर्भरता है वो कम होगा, हमारे पैसे बचेंगे। साथ में ये जो क्रूड ऑयल, गैस, इन इन सब के दाम, अभी देखिए जब रशिया यूक्रेन वॉर नहीं चल रहा था तो जो यही सीएनजी के दाम दिल्ली में 46-47 रुपीज थे, एंड व्हेन वॉर स्टार्टेड the same price of CNG that shoot up to 74-75 रुपीज, वही दाम जो 46-47 था वो एकदम से 74-75 रुपीज हो गया। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि जब आपकी निर्भरता किसी चीज पे कम होगी तो उसका दाम बढ़े घटे, आप उतना ज्यादा आपके ऊपर वो चीज इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो चीज उतना उतना आपको मतलब हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब निर्भरता बहुत ज्यादा है, वो चीज का दाम बढ़ जाए, तो फिर आप समझिए कि आपके इकोनॉमी को, आपके टैक्स को, आपके जीडीपी को, आपके लोगों के डे टू डे यूजेस को कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर देगा। इसीलिए हमारे लिए कंप्रेस्ड बायोगैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया क्यों सवाल, मतलब कि
फिर अब सरकार ने इसके लिए क्या किया, सतत सतत जो है इसका मतलब होता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। सरकार ने 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्या किया कि इसको इस स्कीम को सतत स्कीम को 2018 में लॉन्च कर दिया। इसमें क्या था कि 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को बनाना था, और जो कि 15 मिलियन मेट्रिक टन, आप समझिए 15 मिलियन मेट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस करते 2023-24 तक। ये सरकार ने बोला था कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने जब पता लगाया तो उसको पता चला कि ये तो प्रोजेक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है, और हमें जहां 5000 सीबीजी प्लांट्स लगाने थे अभी तक मात्र 40 प्लांट्स लगे हैं। तो वही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है कि मतलब क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की ये रिव्यू कर रही थी कि जो सी कंप्रेस्ड बायोगैस सतत का जो इम्प्लीमेंटेशन करना था 2018 से लेके अब तक, क्या वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ बोला है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 5000 सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगने थे, मात्र 40 लगे हैं अभी तक। फिजिकल सपोर्ट ढंग से नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो सेटअप करने का बात था वो भी मतलब कि सेटअप नहीं हुआ। और तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं, तो इसीलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैसे कि बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आप सेटअप करिए, आप क्रेडिट गारंटी फंड को आप जो है स्टैब्लिश कर दीजिए। क्रेडिट गारंटी फंड को जब आप स्टैब्लिश कर दीजिएगा तो ये क्या कर देगा कि जो आपका मतलब कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको लेके जो भी मतलब कि पैसे की जरूरत होगी वो वहां से जल्दी पूरा हो पाएगा और जल्दी जल्दी काम आगे बढ़ेगा। आगे बढ़िए, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स में दूसरी खबर आती है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू WTSR 2023 रिपोर्ट से। ये क्या है WTSR 2023 रिपोर्ट? ये आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, ये जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू रिपोर्ट। क्या है ये रिपोर्ट, क्या कहता है? ये रिपोर्ट कहता है कि जो ग्लोबल ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड मतलब पूरे पृथ्वी पे, प्लैनेट पे जो जितने भी कंट्रीज हैं जो सब एक दूसरे से ट्रेड कर रही हैं, उसका डेटा ये देता है। दो फील्ड्स में देता है, मर्चेंडाइज में देता है, कपड़े जो कपड़े अपैरल होते हैं उसको मर्चेंडाइज कहते हैं, और दूसरा होता है कमर्शियल सर्विसेज। इन दो पे देता है। भारत की रैंक कहाँ कहाँ है? भारत की रैंक, इंडियाज रैंक, जब हम भारत की रैंक की बात करते हैं तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स में, मतलब कितने अपैरल कपड़े हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारी रैंक है 18। सर्विस एक्सपोर्टर्स 2022 हमारा रैंक, कितना सर्विस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है 7, और कितना गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारा रैंक है 9। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िए, टाइगर सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्यों टाइगर सेंसस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे हम आपको इसमें जरूर बताएंगे। पहले देखते हैं कि खबर क्या है। खबर है हमारे प्रधानमंत्री जी ने पांचवा, जब फिफ्थ फिफ्थ इंडिया टाइगर सेंसस जो है पांचवा साइकिल, उसका मतलब फिफ्थ इंडिया टाइगर सेंसस 2022 को रिलीज किया था, 2022 डेटा को, और उसमें बताया गया कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 6.7% जो है वो इंक्रीज हुए पिछले 4 सालों में। प्रधानमंत्री जी ने टाइगर सेंसस को जब रिलीज किया तो उस टाइम पे वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC जो है वो उसको इनॉग्रेट कर रहे थे कर्नाटका के मैसूरू में। ठीक है, और उन्होंने ये दिन इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन 50 इयर्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के, जो कि 1973 में शुरू हुआ था। नेशनल टाइगर सेंसस के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए कि नेशनल टाइगर सेंसस जो है वो हर 4 साल पे होता है, और इसको जो नेशनल टाइगर सेंसस है इसको कंडक्ट कौन करवाता है? वो करवाता है NTCA, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ टाइगर्स। हमारे यहाँ भारत में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने का क्या स्टेटस है, किस तरीके से, मतलब क्या स्टेटस है यहाँ पे? स्टेटस यहाँ पे ये है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसमें शेड्यूल 1 में ये टाइगर को प्लेस किया गया है। दूसरा है IUCN का जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसके रेड लिस्ट में टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है। और तीसरा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो कहते हैं साइट्स। ठीक है, भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं बताइए? भारत में जो टाइगर रिजर्व्स हैं टोटल, वो टोटल जो है वो है 53। अभी जो मतलब कि NTCA का डेटा है, NTCA मतलब
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो जो एनटीसीए का डेटा है उसमें भारत में जो टोटल टाइगर रिजर्व है वो है 53। जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागा अर्जुन श्री साइलम टाइगर रिजर्व, और वो हमारा है आंध्र प्रदेश में। और जो सबसे छोटा है वो है ओरांग टाइगर रिजर्व, जो है हमारा असम में। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ ये देखिए नागार्जुन शासन और ये, और सबसे छोटा जो है वो है असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, बिल, स्कीम्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सरकार के प्रोग्राम, बिल, स्कीम एंड पॉलिसीज की। पहला, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। क्या है ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम? पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन। हम प्रधानमंत्री जी ने भारत के 508 रेलवे स्टेशन के दोबारा से रीडेवलपमेंट के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च किया है, और टोटल पैसे जो इसमें खर्च होंगे 24,470 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें क्या है कि स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज एट रेलवे स्टेशन मिलेंगे। फिर जो स्टेशन की जो बिल्डिंग्स होंगी वो वहां के मान लीजिए कि, जैसे कि मान लीजिए कि अगर दिल्ली में कोई, अगर आपका यही अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किसी दिल्ली में किसी रेलवे स्टेशन को अगर ये लोग मतलब कि रीडेवलप करें, तो दिल्ली का जो लोकल कल्चर है उस तरीके से उन बिल्डिंग्स को डिजाइन किया जाएगा कि वो बिल्डिंग्स जो हैं वो लोकल कल्चर, हेरिटेज और आर्किटेक्चर को क्या करें, प्रेजेंट करें, रिफ्लेक्ट करें। ठीक है। एक और आया है, सरकार बिल लेके आई है, उसको कहते हैं इंटर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ, कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल 2023। आइए इसको अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, होता क्या है कि भारत में अभी जैसे कि मान लीजिए कि अभी जैसे हमारा युद्ध हुआ चाइना से, अभी 2020 में गलवान में हमारा झड़प हुआ था। तो आप समझिए एक बात कि जब झड़प हुआ ना, तो मिलिट्री हमारी वहां पे पहुंची, ठीक है। एयरफोर्स के लिए भी पहुंचने की बात आई, ठीक है। फिर नेवी के, वहां तो खैर समुद्र है नहीं तो नेवी की बात नहीं आई, लेकिन आप समझिए कि एयरफोर्स और आर्मी की बात आ गई। यही बात हुई थी जब कारगिल में युद्ध हुआ था, तो हमारी एयरफोर्स और जो हमारा आर्मी था, इनमें जो एक तरीके का जो मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो जो मतलब कि जिस तरीके का मतलब कि ठीक है, मतलब कि अब मतलब कि एकदम कोऑर्डिनेशन की एक एक ही प्रॉपर वे में चलना है, किस तरीके से अटैक करना है, वो मिसिंग था। क्योंकि आर्मी आर्मी के जवान जो थे वो तो आर्मी के अंडर में थे, एयरफोर्स के जवान थे वो एयरफोर्स के अंडर में थे। आर्मी आर्मी के जवान जो जो था वो एयरफोर्स के बड़े अफसर की बात नहीं मान रहा था, और एयरफोर्स का जो जवान था वो आर्मी के अफसर की बात नहीं मान रहा था। तो कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था हमारे जवानों में, इसीलिए और भी दिक्कतें बढ़ी थी। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन लाया ही इसलिए गया है क्योंकि भारत सरकार ने ये देखा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। इसमें लिखा गया है, आप ध्यान से देखिए, इसमें ये लिखा गया है कि इट विल इंक्लूड 5 जॉइंट सर्विसेज कमांड्स। 5 जॉइंट सर्विसेज कमांड्स को होगा इसमें, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, मैरीटाइम एंड एयर डिफेंस। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि होगा क्या इसमें। देखिए, इसमें सिंपल सी बात समझिए कि एक जॉइंट सर्विस, एक मतलब कि जॉइंट सर्विस जो है जॉइंट कमांड बनाई जाएगी। जॉइंट कमांड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक जॉइंट कमांड बना दी मैंने, ठीक है। मान लीजिए कि वहां पे आपका तमिलनाडु में एक जॉइंट कमांड बनाया गया। अब तमिलनाडु के नीचे तो समुंदर भी है, ठीक है। वहां पे हमारा, तो वहां पे हमारी इंडियन आर्मी भी आ जाएगी, इंडियन एयरफोर्स भी आ जाएगी, इंडियन नेवी भी आ जाएगी, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा कि जब हम एक जॉइंट कमांड बनाएंगे ना, तो एक कमांडर इन चीफ होगा, सीआईसी, या ऑफिसर इन कमांड होगा जो कि सबसे ऊपर होगा। तो जो अब जो कमांडर इन चीफ होगा, ठीक, उसके अंडर में वो एक जॉइंट कमांड को लीड कर रहा होगा, वो सबसे बड़ा अफसर होगा वहां पे, ठीक है। उसके अंडर में मान लीजिए कि 50 आर्मी के जवान होंगे, 50 एयरफोर्स के जवान होंगे, 50 नेवी के जवान होंगे, ठीक। तो अब जो वो जो मतलब कि कमांडर इन चीफ होगा, अब वो उन सारे सोल्जर्स का, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के सोल्जर्स का वो अब वही हेड होगा। इन तीनों सेगमेंट के सोल्जर्स का वही चार्ज लेगा।
कोई भी अगर कोई गलती करता है तो डिसिप्लिन, ये मतलब ये कमांडर इन चीफ इस चीज को समझेगा कि कोई भी गलती, कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर एक्शन ले लूंगा मैं, और इस बात को इन तीनों को मानना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो हमारा कमांडर इन चीफ होगा ये अगर आर्मी का है तो एयरफोर्स वाला, उसी ज्वाइंट कमांड में एयरफोर्स वाला जो हमारा सेना का जो हमारा जवान है वो बोलेगा नहीं नहीं आप तो आर्मी को, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, या नेवी वाला बोलेगा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं होगा। ज्वाइंट कमांड में जो अफसर कमांडर इन चीफ है वो सबका हेड है और उसकी कही बात माननी ही पड़ेगी। तो एक एक कोऑर्डिनेशन बैठेगा कि वो जो कहेगा कि ऐसे चलना है तो ऐसे चलना है, ये काम करना है तो ये काम करना है, और उसके अंडर में सारे सोल्जर्स का चार्ज होगा। कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो भी उसके अंडर में होगा, ड्यूटीज को कैसे डिस्चार्ज करना है वो भी उसके अंडर में होगा। तो सारे का सारा पावर उसके अंडर में होगा और उसी वैसे ही एक ज्वाइंट कमांड बन जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब मान लीजिए कभी अगर लड़ाई होती है तो एक ज्वाइंट कमांड को अगर ऑर्डर मिलता है कि ज्वाइंट कमांड वन यहाँ से मूव करिए और जाइए तुरंत अपना मतलब मोर्चा संभालिए, तो इफ बट नहीं होगा, डायरेक्ट ज्वाइंट कमांड वन वहां से उठेंगे और वो अपना मोर्चा संभाल लेंगे। अब ये नहीं है कि जो मतलब कि वहां पे जो ज्वाइंट कमांड है वो एयरफोर्स का वेट करेगा या नेवी का वेट करेगा, ऑलरेडी उनके अंडर एयरफोर्स नेवी का अफसर होंगे। तो तुरंत हम लोग इस पे क्विकली कोऑर्डिनेट करेंगे, क्विकली हम लोग एक्शन ले पाएंगे और हम लोग दुश्मनों पे भारी पड़ने का पूरा जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो समय भी मिल जाएगा। ज्वाइंट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सरकार इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को लेके, बिल को लेके 2023 में आई है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी भारत में क्या चल रहा है? अभी भारत में सिंपल सा है। और हाँ, एक बात और कि जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल होगा वो इन कमांडर इन चीफ को सारे डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ मतलब कि पूरी तरह से इम्पावर कर देगा, सारे पावर्स उनको दे देगा कि आप इनके आप आपके अंडर में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, पर्सनल हैं, आप सब पे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी क्या चल रहा है भारत में? अभी भारत में प्रेजेंट सेटअप जो है कि जो सोल्जर्स है ना वो अलग अलग एक्ट से उनको हम लोग मतलब गवर्न करते हैं। आर्मी का जवान होगा, आर्मी एक्ट 1950 से गवर्न होगा। एयरफोर्स का जवान होगा, एयरफोर्स एक्ट 1950 से गवर्न होगा। नेवी का जवान होगा, नेवी एक्ट से गवर्न 1957 से गवर्न होगा। तो अलग अलग एक्ट है ना इन लोगों के लिए। लेकिन जब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल आ जाएगा, जब जो कमांडर इन चीफ होगा अब उसके पास सारे पावर्स हैं, वो अपने पावर से इन सबको एक बार में गवर्न करेगा। इन अलग 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 डिफरेंट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भारत में कितने कमांड्स हैं? 17 कमांड्स हैं, 7 आर्मी के, 7 एयरफोर्स के, 3 नेवी के, 4 स्टार रैंक मिलिट्री ऑफिसर इन सबको हेड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या भारत में कोई ज्वाइंट कमांड नहीं है? है, भारत में अभी एकमात्र एक ही ज्वाइंट कमांड है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर में है। और वो भारत का पहला ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस का। आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। और भी ट्राई सर्विसेज हैं, बिल्कुल हैं। एसएफसी स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड हमारे कंट्री के न्यूक्लियर एसेट्स को देखता है। फिर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, फिर डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये 4 और ट्राई सर्विस कमांड्स हैं। अच्छा, बात करते हैं कि चाइना कैसे, चाइना का क्या चल रहा है। आप देखिए कि चाइना कितने इजीली अपने फोर्सेस को मोबिलाइज कर लेता है, कितने इजीली अपने फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बिठा देता है। क्यों बिठाता है? चाइना इतना बड़ा, चाइना है भारत से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है चाइना, लेकिन फिर भी उसके पास मात्र 5 थिएटर कमांड्स हैं, सिर्फ 5। और भारत के लिए तो चाइना ने बस एक ही कमांड कमांड मतलब उसने रख रखा है, वेस्टर्न कमांड, जो कि पूरे बॉर्डर, हमारे भारत के पूरे बॉर्डर 3488 किलोमीटर को गार्ड करता है, ईस्टर्न लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। इसी वेस्टर्न कमांड ने गलवान वैली में घुसने की हिमाकत की और हमारे सोल्जर्स ने इन लोगों को मार के भगाया। और जो भी इन्होंने ये हमारे कुछ जमीन इन्होंने शायद हड़प भी लिया, तो वो तो खैर अभी क्लियर नहीं है, हमने बोला है कि नहीं, अभी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो भी
दुस्साहस किया हो, तो इनके वेस्टर्न कमांड ने ही ऐसा किया था। 5 थिएटर कमांड्स में से जो वेस्टर्न कमांड है, उसने ऐसी गलती की थी। तो चाइना की आर्मी इसलिए इजीली मोबिलाइज हो जाती है। तो फायदा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल का कि ग्रेटर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ज्वाइंट मैनशिप हो जाएगा, एक साथ अपना काम करने की बात हो जाएगी। सेविंग टाइम एंड पब्लिक मनी बाय अवॉइडिंग मल्टीपल प्रोसीडिंग्स, बार बार प्रोसीड करना, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल किया। मान लीजिए किसी पे कोई एक्शन कार्रवाई हो रही है, तो अब आर्मी का जवान होगा तो आर्मी ने अपने तरह से कार्रवाई कर दी। एयरफोर्स वहां पे उस टाइम पे कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो आर्मी जवान ने कुछ गलत किया तो उसके अलग तरीके से कार्रवाई। तो इन सब ये सब से मतलब कि अवॉइड, ये सब चीजें टाइम टेकिंग है, पब्लिक मनी भी वेस्ट होता है। अब अगर ये सारे जवान एक ज्वाइंट हमारे सर्विसेज में होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ही सीआईसी होगा, कमांडर इन चीफ, जो कि इन लोगों पे एक्शन लेगा और इन लोगों को अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम, DIRV, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DIRV। ठीक है, डिजिटल इंडिया, इसको DIRV हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये DIR, आप देखिए, DI का मतलब डिजिटल इंडिया, R का मतलब रिस्क, RISC रिस्क, और V का मतलब यहाँ पे है 5। ठीक है, तो DIRV, आई होप आपसे कोई पूछे DIRV का मतलब क्या है, तो ये V नहीं है, DIR5 है। 5 है, 5 का मतलब फिफ्थ जनरेशन, DI का मतलब डिजिटल इंडिया, और R का मतलब रिस्क। तो आई होप कि इसका मतलब आप लोग समझे होंगे। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना लॉन्च किया है DIR5 प्रोग्राम। ठीक है, तो इन्होंने ये सोच के लॉन्च किया है कि जो अब यहाँ पे भारत में जिस तरीके का माइक्रो प्रोसेसर का हमारा शॉर्टेज है, जिस तरीके से आप देखिए कि जो हमारे सिलिकॉन चिप्स का डिमांड है वर्ल्ड में, और जिस तरीके से इन चीज़ों का मतलब कि नीड आजकल के हर एक टीवी में, रिमोट में, हर जगह इन सब चीज़ों की कंप्यूटर में नीड है। तो उसके उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें मतलब इसको लॉन्च किया है कि ये इनेबल करेगा किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए। ठीक है, सरकार, स्टार्टअप, एकेडमिया, इन सब का भी मदद लेगी, ताकि वो रिस्क 5 टैलेंट हब और सप्लायर बन सके हम लोग। और इसमें क्या है कि हमारा जो इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, जो कि अभी शुरुआत धीरे धीरे हो ही रही है, अभी फॉक्सकॉन ने भी बोला है कि हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में और सेमीकंडक्टर बनाएंगे, उसको वो आगे ले जाने के लिए है। ठीक है, अच्छा, रिस्क रिस्क 5 क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर 5। रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब कि इसमें क्या, विच एग्जीक्यूट्स फ्यू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, वेयर एज 5 स्टैंड्स फॉर फिफ्थ जनरेशन। मतलब ये होता है कि रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब कि कुछ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करके अपने कोई भी मतलब कि काम को, अगर आप, जो कि आपका डिफाइंड एम है, डिफाइंड काम है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में, कंप्यूटिंग लैंग्वेज में। तो अपने मतलब एक तरीके से ये है कि कंप्यूटिंग लैंग्वेज को जितना आप क्रिस्प और जितना आप मतलब कि शॉर्टर और क्रिस्पियर बनाएं, उतना ही ज्यादा मतलब कि फायदा है, क्योंकि एज टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रही है। ठीक है, और इसको बनाया किसने था, इसको इन्वेंट किया था डेविड पैटरसन ने 1980 में। कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है, ये मतलब यूज करते हैं हम इस आर्किटेक्चर को। और ये किस लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं ताकि हम मतलब कस्टम प्रोसेसर्स पे, देखिए ना, हम कस्टम प्रोसेस को हम डेवलप कर सके, ताकि उसको हम यूज कर सके स्मार्टफोन्स में, डेटा सेंटर्स में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर्स में, सर्वर्स में, वियरेबल अप्लायंसेज है कि वॉचेस में, टेलीविजन में, रिमोट्स में, इन सब में इसका यूज है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त, 7 अगस्त को, देखिए 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। 2015 में भारत सरकार ने कहा था कि हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे, ताकि हम अपने भारत की जो रिच, जो हमारी अमीर, इतना रिच हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इन सबको, और जो हमारे हैंडलूम वीवर्स हैं, इनके क्राफ्ट्समैनशिप को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए हम इस दिन को यूज करेंगे। और यही वो 7 अगस्त दिन था जब 1905 में हमने कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी मूवमेंट को यूज किया था। हैंडलूम सेक्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि रूरल एरियाज, गांव देहात के एरियाज में, जहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, आज भी उन एरियाज में जो है हैंडलूम सेक्टर जो है वो 70% से भी ज्यादा, आप देख लीजिए, औरत, खास करके औरतों को काम देता है, रोजगार देता है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है, जिस पे हम काम कर रहे
रहे हैं, भारत सरकार कर रहा है इस पे काम, और करना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स, अगर अभी हम लोग स्लाइड्स, अभी हम लोग आज शुरू ही किया हमने इसको। आगे जब हम हर दिन जब ये सेगमेंट खबर दिन भर लेके आते रहेंगे, जो भी एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स आते रहेंगे, हम जरूर इसमें आपसे शेयर और आपसे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। नेशनल इंडिया एंड वर्ल्ड इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडियन रेलवेज फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो सिग्नलिंग और सेफ्टी मेजर्स के लिए आरटीआईएस लिया गया, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रैकिंग के मतलब ट्रैकिंग, ठीक है। एलएचबी मतलब कि लिंक के हॉफमैन बश, एलएचबी फुल फॉर्म होता है इसका, कोचेस को हम लाए ताकि सेफ्टी रहे, ज्यादा एक्सीडेंट्स हो तो लोगों को चोटें उतनी ना आए। कवच इंडिजिनसली, जो कि हमने भारत में खुद बनाया है। ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस की, दो ट्रेनें टक्कर ना खा जाए, इसके लिए कवच आया है। फिर हमने डीएफसी को सेटअप किया है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो मालगाड़ी होती है उसको मतलब कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को सेटअप किया है ताकि हम लोग नेट जीरो एंटिटी बन जाए 2030 तक, और ये भी है। और 2030 तक नेट जीरो एंटिटी बन जाए ताकि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रेलवे ट्रैक्स, जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं उनका कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग 2030 तक कर दें। ठीक है। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन भी बनाई जा रही हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और एलिमिनेशन ऑफ ऑल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। देखिए, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि जब मतलब कि आप जा रहे हैं और मतलब कि कोई मतलब मान लीजिए कि कोई सड़क है, सड़क के बीचों बीच ट्रेन की पटरी गुजर रही है। अब इधर कोई मतलब ट्रेन का स्टाफ नहीं है, उधर कोई ट्रेन का स्टाफ नहीं है, और लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो यही अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को भी हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। भारत सरकार ने 1,39,000 करोड़, 1.39 लाख करोड़ जो है वो अप्रूव किया है। किसके लिए? भारत नेट प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है, भारत सरकार ने 2011 में लॉन्च किया था। उसी को भारत नेट प्रोजेक्ट, उसी के नाम को बदल के 2015 में हमने कर दिया। ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल मतलब जो गांव देहात जो होता है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। और ये हमारा जो बीबीएनएल है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, उसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है। ठीक है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल के बारे में कोई आपसे कुछ पूछे तो आप ये जरूर बताइए कि बीबीएनएल जो है वो भारत सरकार ने ही सेटअप किया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। किसके, कौन मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारे विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी जिनको कहा जाता है, उनको हम यहाँ पे उनकी मदद लेंगे फाइबर कनेक्शंस को लगाने के लिए। इसका एम क्या है? 2.5 लाख ग्राम पंचायत है देश में। तो इन सारे 2.5 लाख ग्राम पंचायत आप जब देखें तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो देश में हैं, उन सबको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करना है, और जिसमें 100 एमबीपीएस की कनेक्टिविटी आ रही हो। ठीक है। इसको फाइनेंस किसने किया है? इसको फाइनेंस जो है वो यूएसओएफ ने किया है, मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। भारत सरकार ने क्या किया है कि जितने भी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स हैं, जब उनसे टैक्स लेती है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे भारत सरकार, तो उन्होंने उस पूरे उस टैक्स पे भारत सरकार ने 5% की लेवाई जो है वो लगा दी है। ठीक है। मतलब, और ये कब लगाया गया था? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन 2002 में लगाया गया था। और इसी से इन्होंने और जो भी पैसा जनरेट हुआ उसी से भारत सरकार ने अपने इस प्रोजेक्ट की, ये भारत नेट प्रोजेक्ट की फंडिंग की है। ठीक है। और पार्टनरशिप सिंपल है, 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं।